नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के कंझावला में, जहां पर एक लड़की को टक्कर मारकर उसको कई किलोमीटर तक घसीटा गया। उस मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने मृतक लड़की जो है उसका रूट ट्रेस किया है कि वो कहां से कहां तक गई थी और पुलिस को ये पता चला है कि स्कूटी पर एक और लड़की भी उसके साथ बैठी हुई थी। हादसे के वक्त स्कूटी पर एक और लड़की मौजूद थी और दूसरी लड़की जो थी उसे भी चोटें आई है, ये पुलिस ने जानकारी दी है। जो घायल हुई दूसरी लड़की है वो अपने घर चली गई थी उस हादसे के बाद। मृतक लड़की के पैर कार के जो एक्सेल है उसमें फंस गए और उसके चलते वो कार में फंस गई और उसके बाद कार में बैठे लोग उसे घसीटते हुए ले गए। कार में बैठे आरोपी लड़की को घसीटते रहे। घायल लड़की की पहचान हो चुकी है। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। हादसे से 15 मिनट पहले का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जाती हुई नजर आ रही है, तो वो तस्वीरें भी कुछ देर में सामने आएंगी। लेकिन ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो मृतक लड़की है वो अकेली नहीं थी, उसके साथ स्कूटी पर और एक लड़की, उसकी दोस्त जो थी वो बैठी हुई थी और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जब इस कार ने टक्कर मारी थी स्कूटी को और उसके बाद जो दूसरी लड़की है उसे भी चोट आई थी। हम सीधे रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, ये बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है क्योंकि अगर उस स्कूटी पर एक और लड़की बैठी हुई थी तो उससे जो कुछ भी उस रात हुआ है उसको लेकर एक सही तस्वीर सामने आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जो सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को, उस फुटेज में ये दिखाई दे रहा है कि एक बर्थडे पार्टी में जो अंजलि थी वो एक बर्थडे पार्टी में गई थी और ये बर्थडे पार्टी जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां से 15 मिनट की दूरी पर थी। ये बर्थडे पार्टी एक होटल में थी जहां पर अंजलि इस सीसीटीवी फुटेज में रात 1:45 पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अंजलि ने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, जबकि जो साथ में उसकी दोस्त है उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। स्कूटी से दोनों लड़कियां रात 1:45 पर निकलती हैं। पहले जो स्कूटी है वो अंजलि की दोस्त चलाती है, लेकिन बीच रास्ते में अंजलि कहती है कि स्कूटी वो चलाएगी। इसके बाद स्कूटी अंजलि चलाती है और ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 2 बजे ये स्कूटी एक बलिनो कार से टकरा जाती है। इसके बाद जो अंजलि थी वो जो बलिनो कार थी उसके टायर में आ गई, उसका जो एक्सल था उसमें फंस गई, जबकि जो दूसरी उसकी दोस्त थी जो पीछे बैठी हुई थी वो छिटक कर दूर गिरी और उसको हल्की चोटें आई। लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसने देखा कि अंजलि कार में फंस गई है और वो यहाँ से आगे निकल गई है। उसके बाद ये लड़की डर गई और वहाँ से अकेले भाग गई। इस लड़की ने पुलिस को भी जानकारी नहीं दी कि आखिर ये सब हुआ है और वहाँ से ये निकल गई। तो इस लड़की को दिल्ली पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही थी जहाँ जहाँ से स्कूटी गुजरी या जहाँ जहाँ से ये कार गुजरी है वहाँ पर जो पॉसिबल आई विटनेस हो सकते हैं, ऐसे लोगों से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। और उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने पाया कि ये दोनों लड़कियां एक बर्थडे पार्टी से निकली थी और जो बर्थडे पार्टी की लोकेशन थी वो दुर्घटना वाली लोकेशन से 15 मिनट की दूरी पर थी। तो रात 1:45 पर ये दोनों लड़कियां निकली। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो अंजलि थी वो स्कूटी चला रही थी और उसके दोस्त जो है वो पीछे बैठी थी और अंजलि कार की चपेट में आने के बाद उसके एक्सल में फंस गई और फिर उसको 13 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया। तो कुल मिलाकर ये जो फुटेज है ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये मामला दुर्घटना का है अभी तक की जांच के हिसाब से। हालांकि अभी अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ होगा कि जो घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट का या जो दूसरे एलिगेशन है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होंगे। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सीसीटीवी फुटेज जो नया सामने आया है वो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं यहाँ पर, जिसमें कि दोनों लड़कियां जो है वो साथ में नजर आ रही हैं और एक लड़की जो स्कूटी पर बैठी हुई है इस वक्त, जो स्कूटी को पीछे लेकर जा रही है, वो अंजलि की दोस्त है। तो पहले अंजलि की दोस्त जो है वो गाड़ी चला रही थी और अंजलि पीछे बैठकर उसके साथ जाती है, लेकिन बीच रास्ते में अंजलि ने कहा कि स्कूटी वो चलाएगी और उसके बाद उसके कुछ ही देर के बाद ही हादसा हो जाता है। लेकिन मुकेश, ये बात बहुत हैरान करती है क्योंकि जिस तरह का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है और रात के 2 बजे का अगर वक्त था जब ये कार ने टक्कर मारी है स्कूटी को, तो ये लड़की अपने घर तक अकेले कैसे पहुंची, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जहां पर दुर्घटना हुई है वहां से दोनों लड़कियों का घर जो है आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। वहां से करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा या 1.5 का होगा। तो हो सकता है कि लड़की पैदल गई हो
अभी इसको लेकर बहुत कुछ साफ नहीं है कि लड़की ये कैसे पहुंची, इसने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। तो ये सारी बातें अभी साफ नहीं हैं और पुलिस अभी इसको लेकर 12 बजे मीडिया को ब्रीफ करेगी। लेकिन ये तय है कि स्कूटी पर 2 लड़कियां थीं और ये दोनों एक बर्थडे पार्टी में गई थीं। बर्थडे पार्टी से रात 1:45 बजे निकली हैं। 1 जनवरी की सुबह जो अंजलि है उसने पिंक रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और जो उसके साथ में उसकी दोस्त है उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। पहले अंजलि की दोस्त स्कूटी चलाती है और उसके बाद बीच रास्ते में अंजलि बोलती है कि स्कूटी मैं चलाऊंगी, तो अंजलि स्कूटी चलाती है और उसके आगे ठीक 15 मिनट बाद ये दुर्घटना हो जाती है जिसमें 5 लड़के जो कि शराब पीकर लौट रहे थे मुरसल से, वो स्कूटी को हिट करते हैं और इसके बाद अंजलि गाड़ी के एक्सल में फंस जाती है, जबकि दूसरी लड़की छिटक कर दूर गिरती है और उसको हल्की चोटें आती हैं और वो वहां से भाग जाती है। जी बिल्कुल मुकेश, इस तरह के कई मामले पुलिस के सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार या जो अंजलि की मां है वो बार बार जब ये आरोप लगा रही है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, ये बात उनको भरोसा नहीं कर पा रही है कि किसी भी दुर्घटना में चाहे कितनी ही दूर तक घसीटती जाए आखिर तन पर कोई कपड़ा तो होना चाहिए था। इसको पुलिस कैसे देख रही है? देखिए, जब इस मामले का वीडियो फुटेज सामने आया था और जब इसमें अंजलि का जो ऊपरी हिस्सा था वो दिख रहा था, उसको देखकर शायद कोई भी ये कहेगा कि उसके साथ गलत काम हुआ है, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, उसकी हत्या हुई है। एक बार जब मैंने देखा था तो हमको भी ये लगा था कि निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ पुलिस छुपा रही है। लेकिन जब अंजलि के पिछला हिस्सा यानी कि पीठ का हिस्सा जिसके साथ वो घिसटी है रास्ते में, जब हमने वो देखा फोटो में तो उसमें ये साफ हुआ कि वो काफ़ी लंबी दूरी तक उसको ड्रैग किया गया है। उसके पीछे पूरी जो शरीर था वो चकनाचूर हो गया था, मल्टीपल फ्रैक्चर दिखाई दे रहे थे और पीछे की जो पसलियां हैं वो भी दिखाई दे रही थी। तो ये तो साफ था कि उसको लंबी दूरी तक घसीटा गया है। लेकिन ये बात ज़रूर चौंकाती है कि 13 किलोमीटर तक घसीटना और जहाँ पर इतना ख़राब रोड हो, बीच में ब्रेकर हो, रोड बन रहा हो, वहाँ तक आखिर वो कैसे फंसी रही, तो ये ज़रूर सवाल खड़ा करता है। लेकिन पुलिस कह रही है कि वो गाड़ी के एक्सल में ऐसी फंसी थी कि वो निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जब आरोपियों ने यू टर्न लिया तो उस वक्त उसका शरीर जो है गाड़ी से छटक गया और वो नीचे गिर गई। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि इतनी लंबी दूरी तक लड़की को घसीटा गया। एक गाड़ी के नीचे एक लड़की का शरीर था और पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जब जिस रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पेट्रोलिंग कर रहे हो और ये दावा किया जा रहा हो कि पूरी दिल्ली पुलिस सड़कों पर है, उसी रात ऐसी घटना हो जाए और लगातार 2 घंटे तक एक आई विटनेस पीसीआर कॉल करता रहे। उसने 22 पीसीआर कॉल की और साथ में उस गाड़ी का पीछा भी किया और रास्ते में उसको पीसीआर वैन्स मिली। उन पीसीआर वैन्स के पुलिसकर्मियों से उसने कहा कि ये जो गाड़ी जा रही है इसमें लड़की का शव लटका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी हेल्प नहीं की गई और जो आरोपी थे वो आराम से गाड़ी खड़ी करके अपने घर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें पकड़ा गया। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस की कार्रवाई है इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जब से पीसीआर वैन का सिस्टम लोकल पुलिस के साथ मर्ज हुआ है तब से पीसीआर वैन का सिस्टम कोलैप्स हो गया है, क्योंकि पहले ये शिकायतें होती थी कि लोकल पुलिस समय से नहीं पहुंच पाती है, इसलिए पीसीआर को अलग किया गया था। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आए तो उन्होंने पीसीआर को लोकल पुलिस के साथ फिर मर्ज कर दिया और फिर ये शिकायतें आ रही कि पीसीआर जो है वो समय से नहीं पहुंच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो इंतजार है सबसे ज्यादा वो इस बात का है कि जो अंजलि है उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि परिवार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई एक्सीडेंट का केस है। तो इस पूरे मामले में कल जो तस्वीरें सामने आई थी सुल्तानपुरी थाने से, वो हम सबको याद है कि किस तरह से परिजन और इलाके के लोगों में गुस्सा था, वो सब सड़कों पर उतर आए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल शाम ही लड़की के शव का पोस्टमार्टम हो गया है, डॉक्टरों की टीम गठित की गई जिसमें 3 डॉक्टर्स शामिल थे और अब तक इसकी प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, उसका इंतजार है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी जमकर आरोप लगा रही है यहाँ पर उपराज्यपाल पर और बीजेपी भी आरोप लगाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। वहीं इस मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है और स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की अगुवाई में जांच करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कल देर रात शालिनी सिंह घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने मुआयना किया और वहीं आज सुबह 11 बजे अब आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने भी जा रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के सामने लोगों का ये गुस्सा देखा जा सकता है। स्थानीय विधायक राखी बिरलान की कार में तोड़फोड़ हुई और फिर लोगों की भीड़ थाने में घुस गई।
ये आक्रोश 20 साल की लड़की की मौत को लेकर है, जिसे पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी की सुबह एक बलेनो कार ने कुचला, फिर कार के टायर में फंसकर लड़की 13 किलोमीटर तक घिसटती हुई चली गई। देखिए गरीब लड़की, गरीब काम तो करने पड़ता है। जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला हो, किसी की माँ नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, तो उनको मजबूरन काम करने पड़ता है। अगर वो किसी वजह से टाइम आ रही तो किसी का ये मतलब नहीं बनता है कि 4-5 लोग उसके साथ गलत काम करें। पैसे वाला तो लोटन में बचा लेगा, पर लड़की गरीब आदमी क्या करेगा? इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लड़की के घर वाले मांग कर रहे हैं उन पे सारी पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दुर्घटना 1 जनवरी की सुबह करीब 3 बजे सुल्तानपुरी में इसी जगह हुई। अमन विहार में रहने वाली 20 साल की लड़की स्कूटी से लौट रही थी। ये लड़की का जाते हुए आखिरी तस्वीर है। तभी मूर्थल से नए साल का जश्न मनाकर 5 लड़के एक बलेनो कार में सवार होकर आ रहे थे और लड़की की स्कूटी को टक्कर मार दी। यहाँ पर करीब 3 बजे ये दुर्घटना हुई और जो आरोपी हैं वो मूर्थल से नई साल की पार्टी करके आ रहे थे। सभी आरोपी शराब के नशे में थे और यहाँ पर लड़की अपना काम खत्म करने के बाद स्कूटी से घर जा रही थी। उसी वक्त लड़की की स्कूटी कार से टकरा गई और आरोपी यहाँ से उसे घसीटते हुए आगे की तरफ ले गए। आप देखिए कि ये जो रोड है, इस रोड पर कई जगह ब्रेकर हैं, कई जगह ये रोड उबड़ खाबड़ है। उसके बाद भी आखिर कैसे लड़की कार के टायर में फंसी रही, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद आरोपी रात के वक्त इसी उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते रहे। लड़की कार में ही फंसी रही। कंझावला के पास कार में लटके हुए शव को दूध डेयरी चलाने वाले दीपक ने सुबह 3:15 बजे देखा। उनकी डेयरी के सामने आरोपियों ने 3 बार यू टर्न लिया। दीपक ने पहले अपनी स्कूटी से, फिर अपनी बोलेरो कार से आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल की। कई पीसीआर उन्हें रास्ते में मिली, लेकिन फिर भी आरोपी मौके से नहीं पकड़े गए। शॉप ओपन करते ही साथ मेरी नजर पड़ी, कंजावला साइड से कोई गाड़ी आ रही थी, बलेनो गाड़ी थी ग्रे कलर की। तो उससे आवाजें आ रही थी, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है जैसे आवाज करते हुए वैसी। मैंने सोचा इसमें कुछ टायर वायर फट रहा है या कोई दिक्कत है गाड़ी में। तब तक मैं सोचता, तब तक गाड़ी मेरी दुकान के सामने आ चुकी थी। मैंने दुकान के सामने आने के बाद देखा उसको, तो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने तभी 3:20 पे 112 नंबर डायल किया, मैम को बताया, सूचना दी, मैम ऐसे बात से, और मैं कहा कोई डेड बॉडी है, बलेनो गाड़ी है, उसके नीचे फंसी हुई है और वो चलता जा रहा है, या तो उसको पता नहीं है या वो होश में नहीं है, कुछ भी है, वो चलता जा रहा है। आरोपी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए कंझावला में इस जगह पहुंचे, जहां से लड़की का शव बरामद किया गया। इस पूरी घटना में आरोपी 1.5 घंटे तक लड़की के शव के साथ घूमते रहे। 1 चौकी और 2 थानों के इलाके पड़े और कई पीसीआर वैन मिली। सुल्तानपुरी में जहां पर दुर्घटना हुई वहां से यहां तक की दूरी करीब 13 किलोमीटर है और बीच में बहुत सारे सड़क पर गड्ढे हैं, ब्रेकर हैं, सड़क बन रही है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे लड़की का शव गाड़ी में लटका रहा, गाड़ी में उलझा रहा। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में थे, कार का म्यूजिक तेज था और शीशे बंद थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि लड़की कार में फंसी हुई है। पुलिस ने अभी 5 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या और साजिश की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि उसके साथ गलत काम हुआ और फिर उसकी हत्या हुई।
सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा है उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा सर। एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। ये केस सेम निर्भया जैसा है, जिसके कारण इन लड़कों ने मेरी भांजी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि इस केस को सख्त से सख्त छानबीन की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। एफएसएल रोहिणी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी मृतक लड़की की स्कूटी, आरोपियों की कार और मौकाए वारदात की जांच की। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की गाड़ी के अंदर से कोई ब्लड सैंपल नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के निचले हिस्से में खून के धब्बे मिले हैं। नए साल पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस, 20 से ज्यादा पीसीआर कॉल, 13 किलोमीटर का सफर और 1.5 घंटे का वक्त, फिर भी पुलिस आरोपियों को मौके से नहीं पकड़ पाई। पुलिस अब तक इसे महज दुर्घटना का मामला बता रही है, लेकिन सोचिए अगर लड़की के साथ कुछ और हुआ होता तो क्या होता। ये मामला निर्भया कांड की याद दिला रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तक का ब्रेक था। अब ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर यूपी में प्रवेश करेगी। सुबह करीब 10 बजे लाल किले के पास से ये यात्रा निकलेगी और वहां से शास्त्री पार्क, गोकुलपुरी, वजीराबाद रोड होते हुए यूपी के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। यात्रा के दौरान कुछ सड़कों को बंद किया गया है तो कई सड़कों पर ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया है। हम सबसे पहले रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, जिन लोगों ने इस वक्त अपना टेलीविजन सेट ऑन किया है, सबसे पहले उनके लिए हम ये जानकारी देना जरूरी समझते हैं कि क्योंकि आज दिल्ली के कई रास्ते जो हैं वो बंद होंगे कुछ, तो एक बार आप जरा ट्रैफिक के बारे में जानकारी दे दें कि कौन कौन से रास्तों से आज लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये दफ्तर जाने का भी वक्त है और हम एक मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अदिति, जो लोग अभी निकल रहे हैं अपने दफ्तरों के लिए वो पुरानी दिल्ली का इलाका जो है, यमुना बाजार, लाल किला के सामने डॉक्टर सुभाष मार्ग है, इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके हैं, लोहा पुल, 66 फुटा रोड, धामपुरा इलाके, जाफराबाद, ये पूरे रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जन हैं। 66 फुटा रोड तो दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली तो समझ लीजिए कि इस समय अगर आप निकल गए तो आप 3 घंटे से पहले पार नहीं पा पाएंगे। पुरानी दिल्ली के इलाकों को भी 1 घंटे आप अवॉइड करिए, 11 बजे के बाद निकलिए। हम इस वक्त पुरानी दिल्ली के पास यमुना बाजार का कश्मीरी गेट का प्राचीन हनुमान मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा यहीं से शुरू कर रहे हैं। यहीं से आधे किलोमीटर दूर लाल किला है, जहां पर उन्होंने 24 तारीख को अपनी यात्रा बंद की थी, रोकी थी ब्रेक के लिए। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी भी हैं और सोशल कार्यों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वैभव शर्मा मौजूद हैं। वैभव जी, आपके पास कब आया कि राहुल गांधी दर्शन करना चाहते हैं, और अभी क्या मैसेज मिला है कि राहुल के साथ क्या प्रियंका भी होंगी, किस तरीके की तैयारियां? 5 दिन पहले ये सूचना मिली कि राहुल जी दर्शन करना चाहते हैं, और राहुल जी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, वो हनुमान जी दर्शन करके यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। और ऐसी सूचना मिली कि प्रियंका जी भी उनके साथ पधार रही हैं और उनके मन का फिर यात्रा शुरू करें। तो आपके पास जब आया और एक सवाल ये भी है कि नहीं, राहुल गांधी के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि नहीं, देखिए वो तो अक्सर बहुत प्रोपेगेंडा भी चलते हैं, लेकिन जब ये इतना मान्यता है और हर मंगल को तो यहाँ लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, हर रोज दर्शन करने आते हैं। इससे पहले क्या पता चला कि इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी, उनकी दादी, उनके पिता राजीव गांधी भी यहाँ आए थे, क्या ये परिवार आता रहा इस मंदिर? 73 के अंदर इंदिरा गांधी जी भी मंदिर दर्शन करके गई हैं,
और जब वो भी आई थी तो बिना किसी प्रोटोकॉल के दर्शन करके यहाँ गई थी। और परिवार से पहले भी उनके कार्यालय से भी लोग आते रहते हैं। और बाकी तो ये भगवान का दरबार है हनुमान जी महाराज का, यहाँ सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। तो यहाँ पर किसको अलाउ करेंगे आप लोग, क्या तैयारियाँ, सिक्योरिटी प्रिपरेशंस क्या हैं मंदिर में, किन लोगों को कैसा कोऑर्डिनेशन चल रहा है अभी इस वक्त? मंदिर के सेवादारों से, माता जी जो मुख्य महंत हैं उनके साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मंदिर के सेवादारों को एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पे लगाया गया है। बाहर से CISF संभाल रही है, दिल्ली पुलिस संभाल रही है। ट्रैफिक स्मूथ बनाने के लिए रात से पुलिस लगी हुई है। तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं। कितनी देर रुकेंगे यहाँ पर, वो कुछ टाइम बताया? 10 से 15 मिनट यहाँ रुकेंगे। कुछ समय वो रुक के एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, हमने ऐसा सुना है। वो पाठ करेंगे, उसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे अपनी यात्रा के लिए। ठीक है, फिर हम वैभव जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अनिल चौधरी भी हैं, आशीष भी हैं यहाँ पे बात करने के लिए। अनिल, ये बताइए क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज राहुल जी की सेकंड फेज दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है और नए साल पे हो रहा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह है। जगह जगह मंच लगाए गए हैं। राहुल जी के अभिनंदन में, स्वागत में लोग निकल रहे हैं। और जो रूट है ईस्ट दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट का रूट है और वहाँ से होते हुए लौनी जाएंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, पहली यात्रा आपकी लेग था जो बहुत अच्छा था और अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए तमाम नेता। दूसरा लेग है ये उन रास्ते से निकलेगी यात्रा जो कि दंगा प्रभावित थे 2020 में। तो क्या भी संदेश देने की कोशिश है? भाईचारे में 53 लोगों की मौत हुई थी उस दिल्ली में जो देश की राजधानी है, और भी उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ थे। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पे एक बहुत बड़ा कलंक है दंगों का, और मैं समझता हूँ उस समय भी राहुल जी ने उस नफरत की दुकान को बंद करने का प्रयास किया था। गए थे राहुल उस समय भी राहुल जी लगभग 40 सांसदों के साथ गए थे, जगह जगह गए थे। उस स्कूल में भी गए थे जहाँ स्कूल को जलाया गया, मस्जिद में भी गए थे और उस क्षेत्र का दौरा किया था। तो आज जिस रूट से यात्रा निकल रही है, रूट एक बना है, पर हाँ इत्तेफाक कहिए या ये कहिए कि ये वो एरिया है जहाँ दंगे हुए थे। तो स्वाभाविक है जो राहुल जी बोल रहे हैं, हमें नफरत की दुकान को बंद करना है, मोहब्बत का पैगाम देना, तो ये पैगाम होगा। और उस दिन राहुल गांधी जब यात्रा में तो निजामुद्दीन दरगाह गए, मंदिर भी गए आश्रम वाले, और आज इस प्राचीनतम हनुमान मंदिर जो पांडवकालीन हनुमान मंदिर है वहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो जो भाईचारे के संदेश है मंदिरों और मस्जिदों के जरिए भी जा रहा है। तो इस मंदिर के बाद भी क्या कहीं रुकने का, 12 से पहले कहीं और जाने का प्रोग्राम है आप लोगों का? देखिए कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है, हर धर्म का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस की यही विचारधारा है। राहुल जी रास्ते में जहाँ जहाँ इस तरह के स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसको शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं। यही तो संदेश है भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का, हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज राहुल जी आगे बढ़ेंगे, 2 घंटे की यात्रा, लगभग 9.5 किलोमीटर दिल्ली का एक रूट है, उस रूट पे आगे बढ़ेंगे। उसके तदुपरांत जो है ये यात्रा लौनी में प्रवेश करेगी। तो हमने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अनिल चौधरी, उनसे बात की है। आप हमारे साथ हैं, यात्री हैं, आप भी चलेंगे साथ में, आपके पिता यहाँ से सांसद भी रहे हैं, आप भी काफ़ी सक्रिय हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, आपने देखा हो लाखों लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में जब उनका आगमन हुआ लाखों लोग उनके साथ थे। दिल्ली का हर कांग्रेस जन एवं जो दिल्ली की आम जनता है, सब राहुल जी को देखने में उत्साहित थी। वो आपको उस दिन नज़ारा मिला था। आज राहुल जी यहाँ हनुमान मंदिर, यहाँ से पुराना जो हमारा प्राचीन हनुमान मंदिर है चांदनी चौक का, पुरानी दिल्ली का, यहाँ पे पूजा अर्चना करके अपनी यात्रा की दोबारा से शुरुआत करेंगे 8 दिन के ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे इकट्ठा होंगे सब मंदिर के बाहर, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली होते हुए लौनी जाएंगे। मुझे तो आप संगठन के आदमी हैं, ये बताइए क्या कुछ जो चित पड़ी कांग्रेस है दिल्ली में, मैं तो पत्रकार हूँ, चित पड़ी हुई है आप लोगों की, लोग विधानसभा में भी हार हुई, अभी भी आप कहेंगे वोट परसेंटेज बढ़ा, ही लगता है कि उस चित पड़ी हुई कांग्रेस में कुछ जान आएगी इस यात्रा से? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सबसे कमजोर है, उत्तर प्रदेश में भी सबसे कमजोर है। देखिए इसको मैं 2 तरीके से लूँगा। यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। यात्रा 3 वजह से हो रही थी। एक तो देश में जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट मोदी सरकार का है, एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और जो अधिकार, जो इंस्टीट्यूशन पे कब्जा उन्होंने किया है, और तीसरा जो देश में वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, चाहे जात के नाम पर, रीजन के नाम पे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो। लेकिन यात्रा का उद्देश्य कभी भी पॉलिटिकल नहीं रहा है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ, देखिए कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं और राहुल जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जरूर उसका फायदा तो होगा। तो आपने सुना आदित्य की तैयारियां पूरी हो गई हैं मंदिर के अंदर। हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सुना, वो बता रहे हैं कि दिल्ली प्रभावित इलाकों में जाएंगे, और हमने पुजारी जी को भी सुना कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। यहाँ इंदिरा गांधी भी आई हैं, राजीव गांधी भी आए हैं। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। ट्रैफिक को लेकर के लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली आज निकलें तो 1 बजे के बाद निकलें। पुश्ता रोड, जाफराबाद, सीलमपुर के इलाके, मौजपुर के इलाके में डाइवर्जन्स मिलेगा, पुरानी दिल्ली के कुछ इलाकों में डाइवर्जन मिलेगा। तो अगर निकलना है दिल्ली में
तो 12 बजे के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों से निकलें और 1 बजे के बाद तो बिल्कुल ट्रैफिक क्लियर मिलने वाला है। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं लाल किले के पास जो हनुमान मंदिर है, वहां से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे। तो तमाम गंभीर मुद्दे जो देश के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी उठा रही है और देखते हैं कि किस तरह से जो उम्मीदें हैं, जो कांग्रेस में नई जान फूंकने की बात कही जा रही है, वो यात्रा कितना असर डालेगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजौरी में आतंकवादी हरकतें बढ़ी हैं। रविवार को राजौरी में आतंकियों के हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी, उसमें 10 लोग घायल भी हुए हैं और इसके बाद वहीं पर एक आईईडी ब्लास्ट कल सुबह हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। आज इन आतंकी हमलों में मारे गए 6 लोगों का अंतिम संस्कार होना है। वहीं बीते 2 दिनों से इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। कल डांगरी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे थे, घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। बाद में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर एक बैठक भी की है। इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, ये लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। नजीर, 2 दिनों तक जिस तरह की घटनाएं हुई हैं सबका दिल दहल गया और उसके बाद आज एक मुश्किल सुबह है उन परिवारों के लिए, खासकर जिन्होंने अपनों को खोया और वो परिवार भी जिन्होंने अपने 2 बच्चों को यहाँ पर खो दिया। क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि लोगों के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है? जी आदित्य, कल जब वो तैयारियां हो रही थी आखिरी रसूमात अंजाम देने की 4 लोगों की जिनको एतवार की शाम को मारा गया था टारगेट अटैक्स में, तो उसी वक्त एक आईडी हुई जिसमें एक और उनपे एक आसमान गिरा के मुसीबत आई। 2 बच्चे मारे गए जो कजन है आपस में और 7-8 लोग जख्मी हो गए। कल काफी आक्रोश था इस पे, काफी लोगों ने प्रदर्शन किए और सरकार को कहा कि इसका कौन जिम्मेदार है कि अगर ये 2 बच्चे मर गए और इतने घायल हो गए। इसकी जब तलाशी ली गई तो उस वक्त को सैनिटाइजेशन क्यों नहीं की गई। देखा गया कि हमले के बाद यहाँ कोई और चीज न हो जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, और वही हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चों की जान चली गई। जब पूरे दिन बॉडीज को क्रिमेट भी नहीं किया गया तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचे वहां। पूरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहां नारे हुए, प्रदर्शन हुए। बीजेपी के स्टेट चीफ को भी लोगों से खिफत का सामना करना पड़ा, हैकल किया गया उसको, वहां नारे हुए उसके सामने। तो फिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पहुंचे तो उन्होंने 2-3 चीजें अहम की। लोगों से जब पीड़ित परिवारों से मिले, फिर पत्रकारों से बात की, कहा एक कि एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि इस तरह का हमला आगे करने की किसी भी कीमत पे इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सुरक्षा के जो व्यवस्था है काफी बढ़ाए जाएंगे, उनको मजबूत किया जाए ताकि इस तरह की घटना न हो जाए और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये घटना जो घटी ये शायद ही हमने कभी 20-25 साल में इस तरह का वाक़ा यहाँ कहीं देखा हो। जम्मू कश्मीर में इस तरह हुआ हो, आतंकी घरों में घुसे, फिर चुन चुन के लोगों को मारा और 4 को मारा, 9 को जख्मी किया, फिर उसके बाद अगले दिन आईडी रखी, उसमें 2 बच्चे मारे गए। तो दूसरी बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि एक जांच दिए कि आदेश दिए कि ये लैप्स कैसे हुआ, आईडी को पहले ही क्यों नहीं वहां देखा गया, तलाशियां क्यों नहीं की गई, उस पर एक जांच के आदेश भी दिए गए। तीसरी बात उसने ये कहा कि जो हत्याएं हुई उनका हिसाब बराबर किया जाएगा, यानी बदला लिया जाएगा, जो भी इसमें मुलव्वस है उनसे हिसाब बराबर किया जाएगा। तो
आज इनकी आखिरी रस्मात होंगी, 10 बजे के बाद ये शुरू हो जाएंगे। लोग काफी परेशान हैं, खौफजदा भी है कि किस तरह एक निहत्ते लोगों को, उनको चुन चुन के, हिंदुओं के घर थे उनको चुन के निशाना बनाया गया, फिर 4 लोगों को मारा गया। दूसरे दिन आईडी हुई, 2 बच्चे मारे, कुल मिला के ये 6 लोग मारे गए, 16 जख्मी हो गए हैं। तो एक गांव में किस तरह एक कयामत सी बर्पा हो गई कि किस तरह लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे इस तरह जुल्म किया गया, उनको कत्ल किया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ इस वक्त वहां पर लोगों पर बीत रही होगी, क्योंकि सालों से लोग साथ में रहते हैं और अगर किसी एक परिवार पर भी ऐसी कोई गाज गिरती है तो वो पूरे गांव को प्रभावित करती है। सभी लोग वहां पर दुखी हैं, मातम का माहौल है। लेकिन नजीर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप लगातार कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि राजौरी उन इलाकों में से था जहां पर बहुत लंबे वक्त से आतंकी वारदातें नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा कुछ वक्त से आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ी हैं। ऐसे में कि अब सुरक्षा बलों के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि जिन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही थी वहां पर भी अब सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाना होगा। बिल्कुल, एक कहीं न कहीं अंतर आ रहा है सरकारी सच और जमीनी हकीकतों में। सरकारी ये सच ये था कल तक कि आतंक को खत्म किया गया, इतने आतंकी मारे गए हैं, इतने जिले बिल्कुल मुक्त किए गए हैं मिलिटेंसी से, पूरा जो सुरक्षा फोर्स का प्रभाव है और है भी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हुई, ये यूं ही नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा कि इसकी तह तक पहुंचा जाएगा, जांच की जाएगी ये कैसे हुआ, क्योंकि ये तो यूं ही नहीं हुआ होगा कोई आया तो किसी ने मारा, ये तो एक प्लानिंग हुई है। सिर्फ प्लानिंग हुई, किस तरह वो तैयार थे मारने के बाद, उसके बाद आईडी, उनके पास उतना वक्त था कि आईडी भी लगाएं और फिर आराम से भाग के जाएं। और फिर उसके बाद सुरक्षा फोर्सेस ने एक अभियान, उनके एक ऑपरेशन शुरू किया गया, आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं एतवार की शाम से। लेकिन अभी तक जो हमलावर है उनका सुराग नहीं मिला है। कल पहले ये था कि कहीं ट्रैप हुए हैं, आर्मी ने भी बताया कल शाम तक आपको खबर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। और ये राजौरी का जो इलाका है बिल्कुल मिलिटेंसी से, हिंसा से या आतंक से मुक्त किया गया था करीब 20 साल पहले, दोबारा वापस आ गया। तो एक बहुत ही चिंता। और मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में काफी ही फॉल्ट लाइन्स हैं जी। यहाँ ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं है, इससे बढ़ के इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो मुश्किल है, उनको रोकने के लिए सरकार काफी परेशान है। ये जो पुलिस ने भी बताया कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के जो ये हमला किया गया एक ऐसी नीति है कि जो बहुत ही घिनौनी है। तो न सिर्फ इसको ये देखना कि ये कौन है उसमें मुलविस है, उन तक पहुंचना है, बल्कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि इस तरह का वाक़ा आगे कभी न हो, ये हम मुमकिन बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से मुलाकात की है जाकर डांगरी में और उन्हें आश्वस्त किया है कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी और ये जो कुछ भी हुआ है इसका अंजाम आतंकवादियों को भुगतना होगा, उनको ढूंढा जाएगा और उनको सजा इसकी जरूर दी जाएगी। यहाँ पर तो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लोगों को आश्वस्त भी किया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर हालात बेहतर होंगे। आज अंतिम संस्कार होना है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बस्तर इलाके में धर्मांतरण के विरोध में आदिवासी समाज की ओर से बुलाए गए नारायणपुर बंद के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले। इस दौरान नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसपी सदानंद कुमार के सर पर चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए आईजी भी मौके पर पहुंचे। धर्मांतरण को लेकर लंबे वक्त से नारायणपुर में 2 समुदायों के बीच विवाद चल रहा है। सुनवाते हैं यहाँ पे आपको एसपी सदानंद कुमार का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर। अनुराग, ये विवाद जो है धर्मांतरण को लेकर लंबे वक्त से चल रहा है नारायणपुर में, क्या स्थिति इस वक्त है और जो एसपी जिन्हें चोटें आई हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए अदिति, न सिर्फ नारायणपुर में बल्कि कोंडा गांव में भी अगर दिसंबर 9 से 18 के बीच बात करें तो काफी जो आदिवासी ईसाई धर्म जिन्होंने अपनाया है उनका कहना है कि उन पर एक तरह से सुनियोजित तरीके से हमला हुआ और लगभग 1000 के आसपास जो स्थानीय आदिवासी ईसाई बने हैं
वो अपने गांव छोड़कर गए, ऐसा लोगों का आरोप है। दरअसल नारायणपुर में जो हुआ उसकी पटकथा शनिवार रात से ही लिखनी शुरू हो गई थी। वहाँ जो स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जब धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इससे जो उनकी मान्यताएं या उनकी सभ्यता या उनकी संस्कृति है उसमें काफी असर पड़ रहा है। तो ऐसे में गोर्रा गांव है, वहां पर कथित धर्म परिवर्तन से जो कुछ लोग गुस्साए थे वहां पर हथियार और लाठी डंडे लेकर घुस गए और कथित तौर पर वहां के लोगों से मारपीट की है। जब गांव में और लोग जुटाए हैं तो हमलावर मौके से भाग गए। फिर रविवार को भी दो पक्षों में मारपीट हुई है। सर्व आदिवासी समाज ने दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है और इसी घटना के विरोध में सोमवार को बैठक बुलाई गई थी और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका कहना है कि पहले उन्हें समझा बुझा दिया गया था कोई प्रदर्शन नहीं करने के लिए, लेकिन उसके बाद वहाँ एक स्कूल है और स्कूल में के अंदर एक चर्च है, उस पर हमला करने की कोशिश की गई। जो ग्रामीणों की भीड़ थी वो नारायणपुर जिला मुख्यालय के पास एक जगह में घुसने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जो पुलिस बल है उसने उन्हें रोका और रोकने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे उसी मामले में जो एसपी सदानंद कुमार है उनका कहना है कि पीछे से किसी ने उनको चोट डंडे से मारा या किस चीज से मारा, इसकी उनकी जानकारी नहीं लग पाई थी उस वक्त तक। लेकिन इस मामले में फिलहाल वो ठीक है, अस्पताल में भर्ती हैं और कोंडागांव और आसपास के जिलों से भी वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। कल देर रात आईजी और बाकी के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं। स्थिति पूरे बस्तर में तनावपूर्ण है लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपके पास हम लौटेंगे। नारायणपुर में और उसके पास के जो इलाके हैं वहां पर पूरे बस्तर में एक तरह से तनाव ये देखने को मिल रहा है। जो धर्मांतरण का मामला है वो लंबे वक्त से दो समुदायों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सुनवाते हैं अब आपको जो एसपी हैं सदानंद कुमार, उनका क्या कुछ कहना है। कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद जो निकल पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया जिसमें चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर पुलिस को संदिग्ध वस्तु मिली है जिसे बम बताया जा रहा है। ये इलाका यहाँ के सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले इलाकों में से है और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह संदिग्ध चीज मिलना या बम मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी सरकारी आवास है और जहाँ पर बम मिलने की बात कही जा रही है वहीं से पंजाब और हरियाणा सचिवालय जो है वो विधानसभा भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर आ गई हैं और लगातार जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह का खतरा जो है ये हो सकता है, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों के आवास जो है वो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और इस बम ने कहीं ना कहीं सबको चिंतित कर दिया है। सचिन सर, सचिन जी, आपको जो नोडल अधिकारी हैं उनका बयान यहाँ पर सुन करके ये कांसल और ये जो नया ग्राउंड की जो टी पॉइंट है यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी इसको सिक्योर कर लिया हमें और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। जी तो सर अब इसका क्या करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं, अभी इसकी कार्रवाई है कि वी आर मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलके हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया है। अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। सीएम हाउस से सेक्रेटरीट से महज 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है स्पॉट, तो कुछ यार सस्पेक्टेड ज़्यादा वैसे लग रहा है यार? नहीं ऐसा नहीं है, अगले पहले भी यहाँ पे कई बार मिले हैं, ये ओल्ड एरिया यहाँ पे बड़ी बार मिलते भी हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ का कोई इशू नहीं है।
पिछले 2 घंटों में हमने आपको गुड मॉर्निंग इंडिया के हमारे शो में तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो सबसे पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर कंझावला कांड में जहां पर लड़की को घसीटा गया, उसके एक्सीडेंट के बाद उस मामले में नया मोड़ ये आया है कि उस स्कूटी पर जहां पर अंजलि सवार थी, एक और उसकी दोस्त भी उस पर सवार थी, जिसको मामूली चोटें आई हैं एक्सीडेंट के बाद और डर के मारे वो घर चली गई थी। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से आई, जहां पर आतंकी हमले में 6 लोगों की जान चली गई है। आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तीसरी खबर भारत जोड़ो यात्रा एक अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है और आज उत्तर प्रदेश में ये यात्रा दाखिल होने जा रही है। पांचवी खबर आई अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर LAC के पास पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक पुल का उद्घाटन करेंगे। पांचवी खबर, पुतिन जब स्पीच दे रहे थे, नए साल का वक्तव्य दे रहे थे, उस वक्त यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया है। 60 रूसी सैनिकों की जान इसमें चली गई है। आपको करना ये हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और उस खबर को आप चुनेंगे जिसे हम विस्तार से यहाँ पर दिखाएंगे।